नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। हालांकि इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। बात करेंगे एसआईआर के मुद्दे को लेकर, लेकिन ये मुद्दा दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। सरकार एसआईआर करवा रही है, लेकिन जिस तरीके से बीएलओ के मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है तो कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो किसी के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि ओवर वर्कलोड की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, ये आरोप लग रहा है। मौत के आंकड़े कुल मिलाकर बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज सवाल सिर्फ एसआईआर को लेकर नहीं होगा। आज सीधी बात में सवाल लक्ष्य को लेकर भी होगा। आज सीधी बात में सवाल काम को लेकर भी होगा, वर्क प्रेशर, ओवर वर्कलोड को लेकर भी होगा, और आज सीधी बात में सवाल इंसानियत को लेकर भी होगा कि आखिर क्यों काम का इतना दबाव बनाया जा रहा है, या फिर काम का दबाव चाहते ना चाहते इतना बन गया है बीएलओ पर, जब वो बार बार कह रहे हैं कि जीना चाहते हैं लेकिन वर्कलोड सहन नहीं कर पा रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। ये इसीलिए कह रही हूं क्योंकि मुरादाबाद से ऐसा ही मामला सामने आया है। पहले जरा सुन लीजिए सर्वेश शुक्ला ने क्या कहा, मौत को गले लगाने से पहले क्या गंभीर आरोप लगाए, और कैसे रोते बिलखते सर्वेश ने कहा कि मैं जीना चाहता हूं लेकिन इतना प्रेशर, इतना काम मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। सुनिए। दीदी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खरा नहीं उतर पाया। मम्मी प्लीज बच्चों का ख्याल रखो, मेरे साथ क्या होगा। मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। इस रोते बिलखती सिहरती आवाज को सुनकर क्या कहे। सर्वेश बेबस है, या फिर सिस्टम बेबस है, या हम बेबस है, या फिर हम लाचार हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे, इनकी आवाज नहीं उठा पा रहे। उत्तर प्रदेश में अब तक 7 मौत हो चुकी हैं बीएलओ की, तो बंगाल में बीएलओ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ओवर वर्कलोड को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अब यह हंगामा वाकई में हो रहा है या फिर क्रिएट किया जा रहा है, असलियत क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। ग्राउंड पर असल रियलिटी क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही बात ड्रामा और डिलीवरी की भी होगी, क्योंकि विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का सत्र शुरू होने से पहले जो बयान दिया कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, उसको लेकर विपक्ष भी आड़े हाथों लेते हुए इस बयान को एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है। क्या कहा जा रहा है नेताओं की तरफ से, कैसे बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है, सुनिए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा। एक मतदाता का ड्रीम ये है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। आम नेता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दिख रहे हैं। सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, एसआईआर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अब ऐसे में आज सीधी बात में हम एसआईआर को लेकर ही बात करेंगे, और हमारे भी कई सुलगते सवाल हैं जो आज के गेस्ट पैनल से हम लेने की कोशिश करेंगे। वो सुलगते सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं कि वो कौन से सवाल है सुलगते हुए जिन पर आज होगी सीधी बात। सबसे पहले, क्या एसआईआर की डेडलाइन और टारगेट संसाधन से ज्यादा अपेक्षा की अत्याचार नीति नहीं, कि इस तरीके से अत्याचार हो रहा है कि बीएलओ अब हंगामा करने पर उतारू हो गए हैं, सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं, बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं, वर्कलोड की लगातार शिकायतें आ रही हैं, तो क्या यह अत्याचार की नीति नहीं?
दूसरा बड़ा सवाल, बीएलओ वीडियो में कह रहा था मैं जीना चाहता हूं, तब सिस्टम कहां था? कहां सो रहा था सिस्टम? क्यों सिस्टम को सर्वेश की सिसकती हुई आवाज सुनाई नहीं दी? सर्वेश वर्कलोड, वर्क प्रेशर की वजह से कितना परेशान था, किसी को पता नहीं चला। तीसरा सवाल, क्या यूपी में बीएलओ की मौतें व्यवस्थित विफलता का संकेत नहीं? क्या ये फेलियर नहीं कि लगातार मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं? यूपी में लगातार 7 मौतें हो चुकी हैं, कुल 7 मौतें हो चुकी हैं। तो क्या एक सिस्टमैटिक फेलियर इसे नहीं कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? चौथा सवाल, क्या सरकार और इलेक्शन कमीशन टारगेट कल्चर को खत्म करने की हिम्मत रखते हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इससे पहले जब सीधी बात में हमने एसआईआर को लेकर बात की तो जवाब आता है कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रहा है। तो क्या इसको चेंज किया जाएगा? पांचवा सवाल, संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए कहा जा रहा है, तो जमीनी स्तर पर ये कैसी डिलीवरी है जो बीएलओ को परेशान कर रही है, या फिर ये दरअसल जमीन पर हो क्या रहा है, यानी कि धरातल पर क्या हो रहा है, जमीनी हकीकत क्या है कि बीएलओ लगातार परेशान हो रहे हैं? तो सीधी बात में ये वो 5 सुलगते सवाल हैं जिन पर आज होगी बात। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उन मेहमानों से बात करेंगे, कई गंभीर सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे और एक निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश होगी, क्योंकि सीधी बात में सिर्फ हो हल्ला या हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये भी है कि एक निष्कर्ष निकाला जा सके या फिर एक निष्कर्ष की तरफ उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तपोष पाल है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। विश्वजीत घोष टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तपोष पाल जी, आप ही के साथ शुरुआत करेंगे। हालांकि पहले भी मैं आपसे इस मुद्दे पर बात कर चुकी हूं और आपने ये भी कहा था कि सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है, वर्कलोड नहीं है, आप जो नहीं काम कर पा रहे हैं वो हाथ खड़े कर दें। हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। लेकिन कोई सल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? सर्वेश सिंह की जान क्या कीमती नहीं थी? सर्वेश सिंह की सिसकती आवाजें क्या सिस्टम को सुनाई नहीं दी? तपोष पाल जी, देखिए, जो बीएलओ के मौत का मुद्दा है और जो ये वीडियोस है, ये सही में बहुत दुखद है और इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। आपको याद होगा कि हमने एक चर्चा किया था उस दिन। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आत्महत्या किया था और उस पे आपके जो पैनल थे उसमें साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे। उसमें हमने गहन चर्चा की थी कि एक स्टूडेंट है, वो पैसा देता है और पैसा देने के बाद वहां पढ़ाई लिखाई करने के लिए आता है, लेकिन उसको जब इस तरीके की चीजें की जाती हैं उसके बाद वो सुसाइड के लिए चला जाता है। तो ये क्यों होता है? लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है। हाँ। यहाँ पे जो एजेंसीज हैं वो पैसा दे रही हैं कि आपको ये काम करना है। अब आप अगर डिलीवर कर पाते हैं तो करिए, नहीं डिलीवर कर पाते तो रिजाइन कर दीजिए, सिंपल है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट है, मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगी आपके इस पॉइंट को। मेरा 19 साल का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है और मैंने हर क्षेत्र में काम किया। इसमें हमें रात भर जगना रहता था। मोबाइल के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो प्रोडक्शन में काम करना होता है, जिसमें कि लाइव सिस्टम में वर्क करना होता है। सिर्फ हम उस समय काम ही नहीं कर रहे होते हैं, हम जो फ्रेश इंजीनियर्स को रिक्रूट करके लाते हैं कॉलेज कैंपस सिलेक्शन से, उनको भी सिखाना होता है, उनसे भी ना गलती हो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए कितना बड़ा प्रेशर होता है। हाँ। अब अगर हम इस परेशानियों को झेलने के लिए अपने आप को तैयार ना करके जाके सुसाइड कर ले तो वो क्या सोल्यूशन है? वो सोल्यूशन नहीं है। वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो आपकी बात से मैं वही कह रही हूँ, आपकी बात को कंटिन्यू कर रही हूँ। वैज्ञानिक तौर पे कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तौर पे इसमें अच्छे खासे एक कार्य प्रबंधन की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं, आपके काम के प्रेशर भी होते हैं, आपको कई जगहों पे अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। इन सब चीजों में एक बैलेंस लाइफ जो है वो आपको बनाना पड़ता है और उसी को कहते हैं कि स्मार्ट लाइफ, स्मार्टली यू आर लीडिंग द लाइफ।
तो Yes. ये सारी चीजें एक व्यक्ति को पर अपने पुष्पा अंदर जी करना देखिए, पड़ता है। एक साइकोलॉजिकल वे में भी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, पहले हम इस पर एक चर्चा कर चुके, एक साइकोलॉजिस्ट भी हमारे पैनल में थी, और साइकोलॉजिकल वे भी अगर हम समझें तो देखिए ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि रिजाइन कर दो। अगर नहीं किसी तरीके से आपसे काम संभल रहा है तो आप रिजाइन कर दीजिए, रेजिग्नेशन दे दीजिए। पर शायद उस व्यक्ति में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो घर परिवार की जिम्मेदारियों से, एक फाइनेंशियल प्रेशर से इतना बंधा हुआ होता है कि वो चाहते हुए भी उससे मुक्त नहीं हो पाता है, और उसको उस वक्त वो मेंटल प्रेशर इतना होता है कि जीवन लीला समाप्त करना शायद एक कदम सही लगता है, जो कि गलत है, नेचर के खिलाफ है। बट एक साइकोलॉजिकल मेंटालिटी है जो हम देखते हैं। पर मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, मैं आपके इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर रही, क्योंकि मैंने भी रात को जब ये सर्वेश की वीडियो देखी, इंस्टाग्राम पर आई वायरल वीडियो, मेरे मन में भी यही आया कि इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, कोई व्यक्ति रिजाइन क्यों नहीं करता? आप क्यों उस काम में इतना दबे चले जा रहे हैं अगर आप परेशान हैं तो? बट इसमें सिस्टम की भी जवाबदेही बनती है, ये भी आपको मानना होगा। सिस्टम की पूरी जवाबदेही बनती है। अगर क्यों आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है कि बीएलओ पर वर्कलोड है, एक्चुअल में है। एक केस नहीं, 2 केस नहीं, यूपी से ही 7 केस सामने आ गए, बंगाल से भी सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये वर्कलोड है, इसको क्यों नहीं समझा जा रहा? अगर है, अब मैं रिजाइन तो एक्सट्रीम चीज हो गया। मैं कह रहा हूं उससे पहले ही आप उनसे बात कर लीजिए कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है। और मैं एक चीज बता दूं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला काम भी नहीं है ये। इसमें क्या करना है, फॉर्म घर घर पे देना है, जब वो भर के दे देंगे तो ला के यहाँ पे सिस्टम में अपडेट करना है। अगर सिस्टम में अपडेट नहीं हो पा रहा है तो उसको रख दीजिए, वो फिर फर्दर इंक्वायरी के लिए काम किया जाएगा। और जहां तक वेजेस की बात हो रही है, उसमें चुनाव आयोग ने कल ही जो है बीएलओ की सैलरी बढ़ा दी है। बीएलओ की सैलरी 6,000 से 12,000 सालाना की गई है। बीएलओ सुपरवाइजर की 12,000 से 18,000 सालाना की गई है। और बीएलओ को मिलने वाला जो इंसेंटिव है वो 2,000 किया गया है। तो हर एक चीज का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आप जहां परिवार चलाने की बात कर रहे हैं तो बीएलओ को जब एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है तो उसके हिसाब से उनको पैसा भी दिया जा रहा है। अब एक व्यक्ति न काम करे, न जिम्मेदारी ले, जाके सुसाइड कर ले, तो भाई उसमें कौन क्या करेगा? आप एक बात बताइए ना। ये जो है ये अच्छी चीज है कि आप लोगों की तरफ से एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है। ये अच्छी चीज है कि आप लोगों की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, बट स्टिल जनता आप ही की तरफ देख रही है। अभी भी देखिए लड़ा है, ये अच्छी चीज है, बट स्टिल तपोशी जनता आपकी तरफ ही देख रही है। आपकी तरफ से ये अच्छा कदम उठाया गया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है और सैलरी भी इंक्रीज कर दी गई है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। लेकिन स्टिल जनता आप ही को देखेगी, आप ही से उम्मीद लगाएगी, क्योंकि शायद जनता को यही इस समय कुल मिलाकर दिख रहा है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा और इसका हो हल्ला बहुत ज्यादा हो गया। मैं लौटूंगी आपके पास, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन शायद विपक्ष के सवाल लेना भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से काफी हो हल्ला हो रहा है, काफी हंगामा काटा जा रहा है। पूजा मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहते हैं कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। संसद का सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव इस पर निशाना साधते हैं, एसआईआर से जोड़ते हैं और कहते हैं ड्रामा कौन कर रहा है सबको पता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जरा सही से बताइए। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पहले तो भी सैलरी की बात की थी, तो मुझे लगता है कि शायद तपोज जी को जानकारी नहीं है कि बीएलओ की सैलरी इलेक्शन कमीशन देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के फंड लेकर के। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी सैलरी नहीं बढ़ा तो आप नहीं बढ़ा रहा तो आप नहीं बढ़ा सकते, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ, वो फंड आपसे लेता है, वो अलग बात है। उसके बाद में भी अब करें कि ये जो है हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कर ही रही है सरकार से प्रश्न ही नहीं है। हमारा प्रश्न है इलेक्शन कमीशन से। मोनिका जी, मैंने भी देखा शुरुआत में आपने बोलते रहे सरकार, ये डिफरेंशिएट करना कब बंद होगा? डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यभार है एसआईआर। बीएलओ अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो हमारा प्रश्न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। इसमें जो आप आकर के नोटंकी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है, सरकार का तो कार्यभार ही नहीं है। हमने तो कहा कि सरकार भी आकर के साथ में खड़े हुए बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं उन पर चर्चा कीजिए। पर अभी तपोज जी कह रहे थे कि नहीं, इतना प्रेशर नहीं होता है, अगर आप इतना प्रेशर नहीं ले सकते तो रिजाइन कर दो। भाई, ये वही बीएलओज है जिन्होंने 2024 के चुनाव में समरी रिवीजन किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इससे पहले बीएलओ का काम नहीं किया था। 2024 का चुनाव में कितना समय हुआ है? 6 जून को ही तो आया था परिणाम। 2024 के इलेक्शन के बाद में सरकार बनी हुई है, उन्हीं में से दिया गया हुआ है। ऐसा भी नहीं कि मेडिकली अनफिट लोग हैं। आपको पता है कि ऐसा लिस्ट उठा करके नहीं दे दिया गया हुआ। 2024 में इन्होंने समरी रिवीजन किया। दे आर द सेम बीएलओज हु हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द एसआईआर। उनके ऊपर में सरकार दबाव डाल रही है। आपको पता ही होगा कि जो है जो है
मैं भूल जा रही हूँ, विपिन यादव के परिवार ने आरोप लगाया हुआ है कि विपिन यादव ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वहां पे एसडीएम उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप ओबीसी के वोटर लिस्ट से नाम काटिए, उनके वोटर लिस्ट में नाम मत जोड़िए। और जो है विपिन यादव के परिवार जिन्होंने कहा था, रात को बात हुई, जिस रात को उन्होंने जहर खा करके आत्महत्या की थी, उस रात को परिवारजनों से बात हुई थी। परिवारजन ने कहा भी कि हम लोग आते हैं, हम चलेंगे एसडीएम के पास में, बात करेंगे और कहा जाएगा कि एसआईआर का फॉर्म से भर करके जमा करने का ही कार्यभार दिया जाए, उससे एक और ज्यादा कोई प्रेशर ना बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी रात को जहर खा लिया विपिन यादव ने। हो सकता है वो भी वीडियो आपके चैनल में दिखाया गया होगा, जब उनकी पत्नी वो बेड पे पड़े होते हैं, हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हैं, उनसे प्रश्न पूछ रही होती कि भाई क्यों किया आपने ऐसा, और वो सोचिए कि वो व्यक्ति बताते हो और वो अभी दुनिया में नहीं है। और हम बैठ करके भी सर ये कह रहे कि अगर आपसे नहीं झेला जा, रिजाइन कर दे। क्यों कर दे भाई रिजाइन? जब उसने वहां पे जॉब दी थी, ऐसा तो है नहीं आपने कि खैर आपने जॉब दे दी थी। अगर वो शिक्षक है तो उसने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया है, वो क्वालिफाइड है तब जाकर के शिक्षक है ना। आपने बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, पहली बार नहीं दी है, उसे पहले भी दे रखी हुई है। ऐसा तो नहीं कि आपने भी 2025 में भर्तियां कराई शिक्षकों की, उसके बाद में उनको बीएलओ बना दिया, वो पहले भी कर चुके। जब उनको आप प्रताड़ित करेंगे, आप इस तरीके के प्रेशर देंगे जिस तरीके को वो झेल नहीं पाएंगे, जो नहीं करना चाहिए, तो यानी कि आपका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर मैं इसको एक कम शब्दों में हम समझना चाहें कि आप ये कहना चाह रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, अगर बीएलओ की डेथ हो रही है, ये तो मैं कहूंगी सिस्टमैटिक हत्या है, ये आत्महत्या थोड़े ना है। जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं जीना चाहता हूं, आप खुदकुशी कर लिया। ये खुदकुशी जो है गलत शब्द दिया गया हुआ है। जो व्यक्ति जीना चाह रहा है उसकी ये सिस्टमैटिक हत्या की गई हुई है। और हमारा इलेक्शन कमीशन से प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में आपके पास में समय है। अभी हम एक डिबेट में बैठे तो वहां पे एक बीएलओ को भी रखा गया था डिबेट में, तो बीएलओ ने कहा कि ये जो कार्य कराया स्थिति उनकी ठीक नहीं है तो वो उनके घर वालों को ये कहना चाहिए, वो पेपर डाल के समय मिलना चाहिए, लेकिन ये समय नहीं दिया गया हुआ है और इसलिए इतना प्रेशर पड़ रहा है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। और आप मान के चलिए कि अगर पूजा जी तपोज जी आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, पूजा जी तपोज जी आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। तपोज जी बोलिए और थोड़ी सी तपोज जी की प्लीज ऑडियो पे बढ़ा दीजिए। क्यों सुसाइड कर लेगा भाई, क्यों सुसाइड कर लेगा? आप यहाँ बैठे हुए, आपको मैंने देखा है कई टीवी चैनल में आप डिबेट करती हैं, आप प्रेशर में होती हैं। मैं यहाँ से मेरे साथ आप बहस कर रही हैं, आप क्या सुसाइड कर लेंगी क्या? आप क्या सुसाइड कर लेंगी? कमीशन के साथ में आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप सुसाइड करेंगी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन 10 चैनलों में आप डिबेट करती हैं, 10 जगहों पे आप लड़ती आती हैं, आपने सुसाइड कर लिया क्या? नौकरियों से बाहर निकाल फालतू की बातें कर रहे हैं आप। नौकरी का प्रेशर कोई नहीं दे रहा, उल्टा हम लोग पे बढ़ा रहे हैं। ये विपक्ष की चाल है, फालतू की बातें कर रहे हैं आप यहाँ पे। आप लोग लाशों पे सरकार मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी पंचायत में इलेक्शन हार गए, सुसाइड कर लिए क्या? इतने अभी जो है लड़ने आ गए, आज भी बोलने नहीं दे रहे थे। समझते हैं एक एक करके 40 सेकंड्स दोनों बोल लीजिए, 30-40 सेकंड्स दोनों बोल लीजिए, एक साथ बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। क्या उसको इंडोर्स कर रहे हैं क्या? राजनीति फेंकने चले आए, सस्ती राजनीति कर रहे हैं आप। सुसाइड का बहाना दिखा के एक व्यक्ति को मारो, अपने आप को खत्म कर लिया, उसको सामने रख के आप फालतू की राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। पूजा जी सुन लीजिए, आप ही की बात का वो जवाब दे रहे हैं, फिर आप भी उनकी बात का जवाब दे दीजिएगा। मेरा क्या जवाब देंगे? उनके पास कोई है ही नहीं जवाब देने के लिए। आज अखिलेश यादव इस तरीके से बोल रहा था, लग रहा था जैसे भाजपा को वोट दिला दे। सुनिए, पिताजी ने पार्टी बना दी, वहाँ आके वो जो है उनकी नौकरियां छीनेंगे। चलिए ठीक है तपोज जी, पूजा जी उनको मुद्दों के साथ लड़ना पड़ेगा। इनकी बात एक वोट नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी को। दिन को रात आप जो दरबारी प्रवक्ता बने हुए हैं, दिन को रात सुनिए, दरबारी प्रवक्ताओं की कोई यहाँ हैसियत नहीं है। सर, एसआईआर का मुद्दा एक ग्राउंड वर्क से जुड़ा हुआ है, जो धीरे धीरे एक राजनीतिक मुद्दा इतना गंभीर बन चुका है कि ऐसा लगता है कि यूपी के आने वाले चुनाव पूरे एसआईआर के मुद्दे के ही इर्द गिर्द होने वाले हैं। क्या होता है वर्क प्रेशर, ये बताइए, वर्क प्रेशर कैसे मापते हैं? आपके पास है कोई फालतू की बातें कर रहे हैं। पूजा जी ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं पूजा जी, ठीक है। 1-on-1 से कुछ नहीं होगा, 1-on-1 से सिर्फ समय जाया होगा। तपोज जी, पूजा जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि 1-on-1 से सिर्फ समय जाया होगा और वो अपनी बात पर है, आप अपनी बात पर है। और आगे पूजा जी के बाद विश्वजीत जी से भी मैं बात करना चाहूंगी। विश्वजीत जी, बंगाल में भी आप लोगों की शिकायत है कि वर्कलोड है, ये बंगाल में ममता दीदी बार बार कह रही है, आप भी कई बार टीवी डिबेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधी बात में जुड़ चुके हैं, आपने भी कई बार कहा है, लेकिन इसका सल्यूशन
एक नॉर्मल काम है, इसको लेकर या तो पहले किसी ने काम नहीं किया, किसी अधिकारी ने। अब मान लीजिए, एक मैं अपना भी अगर एग्जांपल ले लूं, हम लोग मीडिया में हैं, हम सब पत्रकार हैं, चुनावी वक्त आता है तो हम लोग भी ओवर टाइम करते हैं, हम लोग भी पत्रकारिता में ग्राउंड जाकर एक एक इलाका दिखाते हैं, वहां की जनता से बात करते हैं, मुद्दे दिखाते हैं, सब करते हैं, हमारे भी वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं। अब हम क्या रो रहे हैं क्या उसके लिए? एक टाइम पीरियड आता है लाइफ में, एक कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जब आप जिस डिपार्टमेंट के हैं उसका वर्कलोड बढ़ता है। लेकिन क्या इसको बंगाल में राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि बंगाल में रोजाना यही तस्वीर सामने आ रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, दीदी एसआईआर को लेकर अलग बोल रही हैं। ओवर टू यू नाउ। देखिए, मीडिया संविधान का तृतीय स्तंभ है। आप लोग को काम करना है, आप लोग करते हैं, किसान में काम करते हैं, जहां से काम करते हैं। लेकिन निर्वाचन कमीशन संविधान छोड़ के जो काम कर रहा है, देखिए एसआईआर आप कर रहे हैं, हम लोग पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। ये टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है और बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है। बंगाल में 4 बीएलओ मर गया, इसमें 2 सुसाइड किया और 2 को स्ट्रोक हो गया। 40 वैलिड वोटर मर गया प्रेशर में, इसको स्ट्रोक हो गया, कोई मर गया, ऐसा बहुत हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरजन सिंह मर गया तो अभी सारा भारत में हल्ला हो रहा है। सारा भारत में 28 से ज्यादा बीएलओ मर गया या सुसाइड कर दिया या कोई तबीयत खराब से मर गया। हमने बोले ऐसा पहले भी हुआ है, संविधान के नियम अनुसार, एक सिस्टम के अनुसार ऐसा करना चाहिए था। 1 महीना 2 साल का काम अब 2 महीने कर रहे हैं, कम से कम आपको तो 6 महीना टाइम देना चाहिए था। और बीएलओ का रेजिग्नेशन देने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको काम करना ही है। ऐसा है जैसे भी हो, अपना काम करना है। निर्वाचन कमीशन पेशान दे रहा है और इतना काम कीजिए, कल इतना एंट्री कीजिए, डॉनेट कीजिए, झांसी कीजिए, इतना प्रेशर में बीएलओ लोगों का कैरियर खराब होते जा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं ये ऐसा निर्वाचन कमीशन अगर काम ठीक से करवाता तो इतना झगड़ा नहीं होता। निर्वाचन कमीशन टोटली बीजेपी का बात सुनकर काम कर रहा है। टोटली बंगाल में बीजेपी जो बोल रहा है वही बंगाल का निर्वाचन कमीशन वही काम कर रहा है। जैसे जैसे बताते जा रहा है निर्वाचन कमीशन ऐसे वैसे बात बोलते जा रहा है, बीएलओ ऐसे काम करते जा रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन लेगा? निर्वाचन कमीशन इन बीएलओ जो मर रहा है सिलेक्ट करा, इसका जिम्मेदार क्या लेगा? ये मेरा बड़ा क्वेश्चन है। या बीजेपी लेगा? बीजेपी को हर वोट जीतना है या चोरी करके जीतना है या ऐसा करके भारी वोटों को नाम काट के जीतना है, जैसे बिहार में क्या है उसको जीतना है। बीजेपी का एक काम और बीजेपी का इस काम को इम्प्लीमेंट कर रहा है निर्वाचन कमीशन। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपके सवाल, और विश्वजीत जी का यहाँ पर ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है जो बंगाल में हो रहा है। तपोज जी इसका जवाब देंगे। जी मैं आऊंगी तपोज जी आपके पास, लेकिन पहले पूजा जैन जी के पास जाना चाहूंगी, फिर मैं आपसे इसका पूरा उत्तर लूंगी। 2 मिनट प्लीज दीजिए। पूजा जैन जी, ग्राउंड की अगर बात करें, क्या रियलिटी ग्राउंड पर आपको दिखती है? बीएलओस की क्या रियलिटी आपको वहां पर नजर आ रही है? क्या ये सिर्फ एक तरह का चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? वर्कलोड का सिर्फ हंगामा हो रहा है? क्योंकि अगर हम हंगामे की भी बात करते हैं तो इसमें हम आंकड़े जो मौत के सामने आ रहे हैं उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी एक बहुत सीरियस मुद्दा है। तो क्या एसआईआर की लड़ाई लक्ष्य बनाम दबाव की लड़ाई बन चुकी है? असलियत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो जवाब है वो तपोज जी का देना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि अगर काम नहीं हो रहा है, वर्कलोड आ रहा है, प्रेशर आ रहा है तो रेजिग्नेशन दे दीजिए। रेजिग्नेशन इज नॉट अ सोल्यूशन सर, बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी कोई सोल्यूशन नहीं है रिजाइन करना। आपको मैं बता दूं कि बीएलओ जो है लोकतंत्र की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने बीएलओ से ही रिजाइन करा दिया तो फिर आगे क्या बचा? अगर वोटर लिस्ट हमारी, हम कहते हैं कि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो शुद्ध होनी है तो पहले सिस्टम को शुद्ध करना जरूरी है, काम करने वाले अधिकारियों को सुरक्षित करना जरूरी है।
आप एक डेडलाइन नियुक्त कीजिए, डेडलाइन को बनाइए। दबाव और डर के बीच के जो चुनाव, मतलब आपको लगता है कि चुनाव चलाए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं चलाए जा सकते हैं। सोल्यूशन साफ है कि आप एक तरीके का सोल्यूशन निकालिए, टाइमलाइन बढ़ाइए, दबाव को हटाइए, सुरक्षा दीजिए और सिस्टम को थोड़ा सा मानवीय बनाइए, थोड़ा सा एज ह्यूमन भी सोचिए आप इसको। अगर आपको लगता है कि रेजिग्नेशन करना ही एक सोल्यूशन, तो मुझे लगता है कि फिर तो काम ही नहीं होगा ना, सभी बीएलओ जो है डर के मारे रेजिग्नेशन दे देंगे। आप अगर इसको टाइमलाइन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एसआईआर की टाइमलाइन को आप नहीं बढ़ाएंगे, सॉल्यूशंस नहीं निकालेंगे, तो सर कैसे बात बनेगी आप। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति अपनी जान खुद से नहीं लेना चाहता है। डू यू थिंक दैट कि कोई इंसान को इतना वो है कि अपनी पूरी फैमिली पीछे छोड़ करके वो सुसाइड कर रहा है, किसी को इतना शौक नहीं है सर। इट्स वेरी 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 पैथेटिक कंडीशन विद अस, जो मैं खुद भी इंस्टाग्राम पे देखा है। सो आई हैव सीन कि वहां पे एसडीएम रो रही है बैठ करके। बहुत बड़ी बात है सर अपने आप में। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ हमारा यहाँ पे इंटरफेरेंस है, तो मुझे लगता है इंटरफेरेंस उनका इस लेवल पे होना चाहिए कि वो ईसी को थोड़ा सा टेक केयर करे। वहां पे सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना सोचते हैं, आप कहते हैं कि आपने सैलरीज बढ़ा दी है, तो सर थोड़ा सा सुरक्षा का इंतजाम कराइए, टाइमलाइन को बढ़ाने का काम कीजिए सर। ईसी को बोलिए, क्योंकि आपके ही संज्ञान में ये सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए जो एंटी पार्टीज है वो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। तपोश जी जवाब दीजिए। और तपोश जी सवाल आप पर उठ भी रहे हैं, कोई आपको कहता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, कोई ये कह रहा है कि बीजेपी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो देखिए डबल इंजन है, आप लोग सोल्यूशन की तरफ आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। उंगलियां आपकी तरफ चाहते ना चाहते उठ ही रही हैं। हाँ, उंगलियां उठेंगी क्योंकि हम काम कर रहे हैं, और जब हम काम करेंगे तो 10 उंगलियां और उठेंगी, और जब हम उन 10 को सॉल्व करेंगे फिर और 10 उंगलियां उठेंगी। यही मैनर होता है। देखिए, हमें अपने स्टूडेंट्सों को, उस दिन भी मैंने यही कहा था, स्टूडेंट्सों को लड़ना सिखाना चाहिए, कि ना कि उससे डर के भागना सीखना चाहिए। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, देखिए ये कह रहे हैं रिजाइन, भाई अपने आप को खत्म करने से बेटर है कि आप रिजाइन कर दो। आपसे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, आप ये कह रहे हो कि रिजाइन कर देना, रिजाइन क्यों कर रहे हैं आप ये बताइए, अपने आप को क्यों खत्म करा। आप अगर जीवित रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ जॉब ढूंढ के, जो काम आपसे अभी नहीं हो पा रहा है, हम लोग भी प्राइवेट फर्म में क्या करते हैं, एक कंपनी में छोड़ के हम लोग दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते थे, और जब दूसरी कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम आता था, वहां का मैनेजर खराब होता था, वहां का इन्वायरमेंट खराब होता था, वहां पे प्रताड़ित किए जाते, तो वहां उसको छोड़ के हम लोग दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन यहाँ दिक्कत इस बात की है कि इनको कोई ऑप्शन नहीं, इनको सर्च करना है, इनको क्या करना है, सिर्फ सुसाइड करना है। तो सिर्फ सुसाइड इज नॉट अ ऑप्शन। और जो ये ऑप्शन लेके चल रहे हैं, इस तरह से स्टेट तपोजी शायद नहीं करना चाहिए हमें कि कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सुसाइड करना है। कोई जबरदस्ती आकर नहीं करता कि हाँ मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, खुश होकर नहीं करता कि हाँ मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं वो लाइन, वो स्टेटमेंट गलत है। वेल, मैं लौटूंगी आपके सबके पास, ठीक है तपोजी, लौटूंगी, आप ही से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है लौटूंगी, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक बड़ा मुद्दा एसआईआर अब सिर्फ लक्ष्य की बात हो गई है कि लक्ष्य में काम पूरा करना है, या फिर ये दबाव लोगों की जान ले रहा है, तो इंसानियत भी है जिसके बारे में सोचना होगा। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तो सीधी बात में बात एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज हम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा होती रही है और शायद आगे भी होती रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, और एसआईआर सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया ना बनकर बल्कि एक चुनावी मुद्दा बन गया है, जिस पर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने आ रहे हैं। और इसमें तड़का लगाने का काम, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं या जिस तरीके से तमाम प्रदर्शन सामने आ रहे हैं, वर्कलोड को लेकर बीएलओ सड़कों पर उतर रहे हैं बंगाल में, ये सब कर रहे हैं। इसीलिए एसआईआर पर यह गंभीर चर्चा बेहद जरूरी है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कई मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ तपोश पाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और टीएमसी की तरफ से विश्वजीत घोष जी पक्ष रखने के लिए हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनालिसिस के लिए पूजा जैन जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। तपोश जी अपनी बात पूरी कीजिए, और आप जवाब दे रहे थे पूजा जैन जी की बात का, वो बात भी पूरी कीजिए। और साथ ही एक सवाल और,
जिस आप कह रहे हैं कि रिजाइन कर दीजिए, आप कह रहे हैं कि भाई काम है, वर्कलोड होता है, मैं आपकी बात को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहां इतना ज्यादा जब हल्ला हो जाए, क्योंकि मैंने अपना खुद का भी एग्जांपल दिया, हम लोग पत्रकार हैं, हम पर भी वर्कलोड आता है, लेकिन जहां इतनी शिकायतें आना शुरू हो जाए या फिर सिस्टम से हटकर बात होकर आप पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाए, तब आपको नहीं लगता कि बीएलओस को सिर्फ एक टारगेट ड्रिवन मशीन ना समझकर किसी सॉल्यूशन की तरफ भी जाना चाहिए? अगर तय समय सीमा बढ़ा दी जाएगी या टाइमलाइन बढ़ा दी जाएगी, डेडलाइन बढ़ा दी जाएगी काम खत्म करने की, तो उसमें हर्जी क्या है? क्यों आप लोग ये बात इलेक्शन कमीशन के आगे नहीं रखते? देखिए, डेडलाइन 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है और उसके बाद भी कोई अगर कुछ होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर विचार करेगा और उसको बढ़ाएगी टाइमलाइन। मैं एक चीज और कह रहा हूं, अभी यहाँ पे दलील दी गई थी कि उनकी नौकरी छिन जाने का डर था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। देखिए, 2025 में नई परीक्षा के लिए सभी ओएमआर शीट को पब्लिश किया जाएगा, ये कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है। और 2000 सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में 2016 के पूरे 26,000 टीचर भर्ती उनको सबको रद्द कर दिया एक साथ, सबकी नौकरी चली गई। कितने लोग सुसाइड किए बताइए कोलकाता में? सब लोग आके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो जहां पे आपकी नौकरी चली गई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कितने लोगों ने अपने शरीर में आग लगा लिया या फिर सुसाइड कर लिया? सारे लोग धरना प्रदर्शन किए, सवेरे से लेकर शाम तक बैठे रहे और धरना प्रदर्शन किया। तो ये तरीका है लोकतंत्र में कि जाके सुसाइड कर लो और यहाँ पे 4 पार्टियां आके उस सुसाइड पे गंदी राजनीति करें? इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। तब ये जिस तरीके के एग्जाम्पल आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं समाज में, वो ये दिखाता है कि हर एक चीज का सॉल्यूशन सुसाइड है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो सुसाइड कर लो और उसके लिए 10 पार्टियां लड़ने चली जाएंगी। आपको ये नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि ये सिस्टम पर भी उंगली उठा रहा है? तपोज जी, आपको ये नहीं लगता कि ये सिस्टम पर भी उंगली उठा रहा है, एक तरह की व्यवस्थित फेलियर को, व्यवस्थित विफलता को दिखा रहा है कि इतना हंगामा खड़ा हो रहा है? मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ। हंगामा तो सीएए में भी खड़ा हुआ था। हाँ। कितने दिनों तक जो है दिल्ली में लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या हो गया? कितने नागरिकता चली गई भारत के मुसलमानों की, बताइए? सीएए लागू है अभी। तो हंगामा खड़ा करना इनका काम है, ये फालतू की चीजें बताते हैं। और अखिलेश यादव जिस तरीके से पार्लियामेंट में खड़े होकर आज मीडिया से बातें कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि बीजेपी के पास सारे रिसोर्सेस है, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए वो रिसोर्स ही नहीं ढूंढ सकते, तो उनके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है? दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से लड़ ही नहीं सकते हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जनता उनके साथ है। तो भैया देखिए, पिताजी ने पार्टी बना दिया, अब पिताजी ने अध्यक्ष बना दिया, पिताजी ने चीफ मिनिस्टर बना दिया, अब आप चाह रहे हैं कि कहीं से आप पिताजी ला के वोट भी दे दे, तो पिताजी तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, तो आप चाह रहे हैं कि बीजेपी या फिर इलेक्शन कमीशन आके आपको समाजवादियों का वोट दिला दे, तो ये तो होने वाला है नहीं। ये उन्हीं लोगों के साथ दिक्कत आती है जो कि परिवारवादी पार्टियों से निकल के आते हैं। तेजस्वी यादव, पप्पू, टप्पू, अप्पू, ये जितने हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और ये जो है अखिलेश यादव, ये परिवार से निकले हुए, वसीयत के रूप में इनको जो पार्टी मिला उस पर आके चढ़ के बैठ गए, इनको मालूम ही नहीं क्या करना है। यहाँ पे आके फालतू की बातें कर रहे हैं। पूजा जी को सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये दरबारी प्रवक्ता जो है, इनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये आके एक ही इनके पास बचा है कि कोई सुसाइड कर रहा है, उस पे आके राजनीति कर रहा है, उससे वोट नहीं मिलेगा आपको। तपोज जी, पूजा जी आपको जवाब दे रहे हैं। तपोज जी, पूजा जी आपको जवाब दे रही है, सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी मोनिका जी, ये कह रहे हैं हम परिवार से निकले हुए, बिल्कुल परिवार से निकले हुए। पूरा भारत देश जो है परिवार का है। अगर परिवार से इतनी आपत्ति है फिर तो भारत देश में ही मत रहिए आप, क्योंकि यहाँ तो हम मानते हैं कि जो है भारत देश की परंपरा ही ऐसी कि पूरा कुटुंब बना करके चलते हैं। और उसके बाद में ये तभी करण परिवार को नहीं जानते, तभी बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं ना, उनको नहीं जान पा रहे हैं ये। और अभी इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि अगर हमें कोई कंपनी प्रताड़ित करती थी, हम छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते थे। तो इनका मानना है कि मतलब प्रताड़ना तो हो रही है बीएलओ की। और एक बात इन्होंने कही कि जब सारे के सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो वो जाकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी नौकरी को लेकर के। तो आप सोचिए मोनिका, इतने प्रेशर के बाद में अगर व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा था तो अभी कौन सा प्रेशर है? ठीक है, आप उनको सुन लीजिए। ठीक है पूजा जी, आपने दिया, अब रिवर्ट सुन लीजिए तपोज जी का, फिर हम आगे विश्वजीत जी के पास जाएंगे। जी तपोज जी, आपने ये कहा कि प्रताड़ना हो रही है, मैंने ये कहा है कि जब हमें प्रताड़ित किया जाता है तो हम छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना, सोच में देखिए अंतर है। आत्महत्या नहीं होगी, बीच में मैं आंसर कर दूंगा। हत्या नहीं होगी जिस तरीके से आप लोग हत्या कर रहे हैं। आपने लगातार कंटिन्यूअसली जो है 5 मिनट तक बोला। मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई आप कह रहे हैं कि बेरोज आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, उन्होंने लगाया है काम पे, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनकी सिस्टमैटिक हत्या हो रही है तो भारत को दरकिनार करें।
कि आप प्रताड़ित हो रहे हैं, सेंटेंस को मिसयूज करते हुए पूजा जी उन्होंने ये कहा कि अगर आप प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि प्रताड़ना हो रही है। ये बात सभी पैनल वाले लोग भी सुन रहे हैं, सभी पैनल सुन रहे हैं, मैं भी बैठी सुन रही हूं। तभी तो प्रताड़ित की हत्या कर रहे हैं लोग, ये हत्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हत्या नहीं कर रहे, ये फालतू की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव को एक वोट नहीं मिलेगा, नौकरी जाने के बाद शिक्षक प्रोटेस्ट करता है। सर ये तो नहीं, तपोज जी पूजा जी दोनों से मैं सवाल करूंगी। तपोज जी पूजा जी ये बात मैं दोनों से ही करना चाहूंगी। ये तो नहीं कि यूपी में चुनाव है और यूपी के चुनाव बहुत बड़े चुनाव होते हैं। ठीक है तपोज जी पूजा जी सुन लीजिए, ठीक है सुन लीजिए। यूपी में आगे आने वाले समय में चुनाव है और यूपी के चुनाव इतने बड़े चुनाव माने जाते हैं, इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि कहा जाता है सीधे केंद्र तक रास्ता जाएगा यूपी में जिसकी सरकार बन जाएगी। तो कहीं ये तो नहीं कि इसीलिए एसआईआर को मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक है आप दोनों की आपसी बहस चलती रहेगी। ठीक है सवालों पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। आप दोनों ऐसे बार पलटवार नहीं तो करते ही रहेंगे। लोगों के मुंह में खून लग गया है, लाखों पे सरकार बनाना चाहते हैं आप। कभी पुलवामा के अटैक शहीदों के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी जो है महाकुंभ में लोगों की डेथ हो जाती है। पूजा जी ठीक है पूजा जी कहीं मुद्दा तो नहीं, सिर्फ ऐसे तो नहीं कि सिर्फ विपक्ष मुद्दा बना रहा है एसआईआर का। लोग की हत्याएं कर करके सरकार सुनना नहीं चाह रहे हैं। यूपी में चुनाव है आगे आने वाले समय में, और जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, सरकार भी जवाब दे रही है, सरकार भी एसआईआर को लेकर बात कर रही है, स्पीड अप होके डबल एक्स स्पीड से काम भी हो रहा है। कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ यूपी की वजह से ये जल्दबाजी में सब कुछ किया जा रहा है, चाहे वो काम की बात हो या फिर आरोप लगाने की बात हो, क्योंकि यूपी में चुनाव है। क्या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर एसआईआर रह गया है, चुनावी प्रक्रिया ना होकर? दोनों से इसका जवाब लूंगी। तपोज जी फर्स्ट यू, देन पूजा जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए मैं एक चीज बता दूं, एसआईआर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पा रहा है क्योंकि एसआईआर में जो चीजें कंप्लीट होनी है वो नाम, रोल, उनका जो पूरा रोल है, उसके बाद उनकी जो प्रेजेंस है उस विधानसभा में, उनकी प्रेजेंस है कि नहीं, ये सारे चीज जो है, ये आज शुभेंदु अधिकारी ने भी जो है, जो कि वहां के विपक्ष के नेता एलओपी विधानसभा वेस्ट बंगाल के, उन्होंने भी ये सारी चीजों को रेस किया है और सारी जगहों पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही। भाई इनके साथ ये कपिल सिब्बल डेली उसमें नई नई दलीलें दे रहे हैं, कभी 5G खराब है तो कभी ये खराब है, कभी वो खराब है। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये दायित्व है कि वो उसको ठीक करे, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और ये ठीक होके रहेगा। दिक्कत इनके साथ ये है कि जो फर्जी वोटरों का और बांग्लादेशी और घुसपैठियों का, और इन्होंने जो एक वोट कैप्चरिंग का एक जो है पोलराइजेशन का एक ग्रुप बना के रखा था, वो टूटने जा रहा है। इनका पूरा का पूरा थड़ा टूट रहा है आज की डेट में। ये हाशिए पे है। और एक बात बताइए, जिस तरीके से सांप के बिल में कार्बोलिक एसिड डालिए तो सांप बिलबिला के निकलता है, उसी तरीके से तो बांग्लादेशी बिलबिला के निकल रहे हैं। उसकी जगह ये मायूस है, खुश होना चाहिए इनको तालियां पीटना चाहिए पूरे देश में, इस तरीके का समारोह मनाना चाहिए कि बांग्लादेशी उल्टे पांव भाग रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन मंच से खड़े होकर ममता बनर्जी क्या कह रही है कि जिनको जो चाहिए वो मैं दूंगी, जिनको कोई विश्वजीत जी इस बात का जवाब तो तपोज जी, जब आप बंगाल का जिक्र कर रहे हैं तो इसका जवाब तो सिर्फ विश्वजीत जी ही दे सकते हैं और इसका जवाब हम उनसे लेंगे। बट पूजा जी विश्वजीत जी बस एक सेकंड आ रही है। घुसपैठिया का बात बोल रहे हैं, अरे घुसपैठिया हो रहा है कैसे? आप ही की तो सरकार है केंद्र में। अरे बॉर्डर में जो सिखुल है तो आप ही का सरकार का नेतृत्व कर रहा है ना, कैसे घुस रहा है? आसाम में आपका सरकार है, त्रिपुरा में अपना सरकार है, मणिपुर में सरकार है, तो कैसे घुस रहा है घुसपैठिया? ये तो आप ही को जवाब देना चाहिए। घुसपैठिया कैसे घुस रहा है? अरे आप लोग का काम है भारत का हर पार्टी का खिलाफ कार्रवाई करना और हर पार्टी को एकदम खत्म कर देना काम है आप लोग का। आप लोग का प्रधानमंत्री खाली बोलते हैं, कोई रिपोर्टर। विश्वजीत जी बीजेपी ये कहती है कि ममता दीदी ने घुसपैठियों को शरण दी है, अब एसआईआर हो रहा है तो ममता दीदी को डर सता रहा है क्योंकि घुसपैठिए भाग रहे हैं। आप कहते हैं घुसपैठिए केंद्र में घुसा है, असलियत क्या है अब ये बता दीजिए। दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डाल देते हैं एसआईआर के नाम पर घुसपैठिए की। देखिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे,
क्लियर बात बोल रहे हैं, हमें बात कर रहे हैं जो पद्धति से ऐसा कर रहा है, टाइमलाइन का विरोध कर रहे हैं। निर्वाचन कमीशन जैसे कर आप उसका विरोध कर रहे हैं। पंडित जी देखिए, आप 7 दिन टाइम दिया निर्वाचन। पर एक बात बताइए विश्वजीत जी, मैं इसको चुनावी मुद्दा इसीलिए कह रही हूँ, सुन लीजिए विश्वजीत जी, आप क्लियरली कह रहे हैं कि हम टाइमलाइन का विरोध कर रहे हैं, हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे। वक्फ का भी पहले ममता दीदी विरोध कर रही थी, लेकिन देखिए अब करना पड़ा है ना, आप लोग सारा डाटा ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं ना साइट पर, आखिरकार माननी पड़ रही है बात। अब एक सुन लीजिए एसआईआर की टाइमलाइन का भी आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके काम हो भी रहा है। अगर आप लोग बीएलओ को सपोर्ट करें, अगर आप लोग ये विरोध करें ना, या फिर अगर आप लोग तेल में घी डालने का काम ना करें, तो बीएलओ सड़कों पर उतरेंगे ही नहीं। वो बीएलओ अगर सड़कों पर उतरकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें काम तो पूरा होगा ही नहीं। फिर आप टाइमलाइन को ही तो रोएंगे ना। 4 घंटे सड़क पर बैठेंगे, 4 घंटे दफ्तर में बैठ के काम कर लीजिए, टाइमलाइन की बात ही नहीं आएगी। मोनिका जी, आप लोग हर बीएलओ का विजिट कीजिए, आप लोग सारा भारत में हर बीएलओ का विजिट कीजिए, वो लोग का परेशानियां आप तब देख पाइएगा। आपकी बात समझ में नहीं आई, प्लीज रिपीट कीजिए। आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है विश्वजीत जी, सो सॉरी विश्वजीत जी, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। प्लीज थोड़ी दोबारा से अपनी बात रिपीट कीजिए, ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, सॉरी। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, हम बोल रहे हैं निर्वाचन कमीशन जो टाइम दिया अभी 7 दिन, वो हम लोग का विरोध के लिए दिया, वो भी काम पड़ गया। आप लोग हर बीएलओ को विजिट कीजिए, इंटरव्यू लीजिए, आप लोग देख पाइएगा बीएलओ को क्या परेशानी हो रहा है सारा भारत में। आप लोग को करना चाहिए हर बीएलओ का इंटरव्यू, निर्वाचन कमीशन को हर। अच्छा सर, बंगाल में बीएलओ की संख्या कितनी होगी विश्वजीत जी? एक अंदाजन नॉर्मल, बंगाल में बीएलओ की संख्या कितनी होगी टोटल? बंगाल में बीएलओ की संख्या देखिए, जहां पर 1000 वोटर है वहां पर एक ही दिया है, और जहां पर 1000 से ऊपर है, चलिए अगर वहां पर 2 दिया है। एग्जैक्ट फिगर्स में भी अगर नहीं जाए, तो अगर हम मोटा ये समझें, मान लीजिए बंगाल में 1000 बीएलओ हैं, 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर है। चलिए एक मोटा एक रफ कैलकुलेशन समझने के लिए, मैडम आपको मैं बता देता हूं, हर बीएलओ पे बंगाल में 1300 वोटर की जिम्मेदारी है, जबकि वो घट के यूपी में मात्र 850 950 के आसपास है, और यहाँ पे बंगाल में 1100 1200 के आसपास है एक बीएलओ को, तो 1200 उनको दिए गए हैं। आ रही हूँ पूजा जी, आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड। जी ठीक है मैं आ रही हूँ, समय सीमा कम है, ठीक है तपस्वी जी, एक सेकंड में समझ गई आपकी बात। पूजा जी मैं आपके पास भी आ रही हूँ, विश्वजीत जी फटाफट से आंसर दीजिए। अब एक रफ कैलकुलेशन ले लेते हैं। चलिए, मैं कह रही हूँ बंगाल में 1000 बीएलओ है, शिकायतें 5 की आ रही हैं, तो 995 तो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उन 5 को सपोर्ट भी तो किया जा सकता है ना, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। आपको कौन बोला है 950 शिकायत कर रहा है? मैं एक रफ कैलकुलेशन दे रही हूँ, मैं एग्जैक्ट आंकड़ों पर अभी जाऊंगी तो समय और ज्यादा लग जाएगा। रात से 2 बजे तक जब काम कर रहा है, 4 घंटा सिर्फ वेस्ट कर रहा है हर बीएलओ। आप आके हर बीएलओ का इंटरव्यू लीजिए, आप देख पाइएगा ये हर बीएलओ को परेशानी है। हम लोग तो बीएलओ, विश्वजीत जी कह रहे हैं कि हर बीएलओ को परेशानी है। पूजा जी मैं आपके पास भी आना चाहूंगी, एक फाइनल आंसर आपसे भी लेना चाहूंगी, समय थोड़ा सा कम है। यहाँ पर कुल मिलाकर बीएलओ की प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो रही है, जो पूजा मिश्रा भी कह रही हैं, विश्वजीत घोष जी भी कह रहे हैं। अब इसका समाधान क्या होगा? तपोज जी ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर टाइमलाइन है, टाइमलाइन हमने आगे भी बढ़ा दी, 11 तारीख भी कर दी है, इलेक्शन कमीशन ने आगे बढ़ा दी है, इलेक्शन कमीशन ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है, सैलरी बढ़ा दी है, इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब सॉल्यूशन कैसे होगा? या फिर इसी तरीके से जब तक सारा काम खत्म नहीं हो जाता हो हल्ला होता रहेगा, और इसी तरीके से बेबसी के मामले भी सामने आते रहेंगे, क्योंकि इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। देखिए मेरा जो मानना है, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी जी,
मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि अभी हम बीएलओ की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएलओ की जो नियुक्ति है उसको बढ़ा दिया जाए, और जो टारगेट है उस टारगेट को हम अगर आधा कर देंगे तो डेफिनेटली जो एक भार है, जो एक प्रेशर है, वो बीएलओ से जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और एक टाइमलाइन को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, जो बीएलओ है उनको थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। और अगर उसके बाद भी चीजें नहीं रिजॉल्व हो रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एसडीएम और जो तहसीलदार हैं उनकी एक जिम्मेदारी तय हो, और गलत दबाव डालने वालों पे भी कार्रवाई हो। जितने लोग मरे हैं उनकी जवाबदेही मांगनी चाहिए, किसी से तो जवाबदेही आप लेंगे ना। और हर एक जिले में कंप्लेंट हेल्पलाइन होनी चाहिए बीएलओ की हेल्प के लिए, बीएलओ के बयान रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि किसी भी बीएलओ को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक इस चीज को हमें इस तरीके से लेना चाहिए कि ये भाई देखिए, बीएलओ जो है एक लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और इनका मेडिकल चेकअप है या हेल्थ इंश्योरेंस है या इनको मुआवजे मिलने चाहिए, जितने भी लोगों की डेथ हुई है इनके पास एक अच्छा सेफ पॉइंट जाना चाहिए। क्या इनकी आपको साथ फैमिली में में ये भी सरकारी लगता है कि जो जॉब वर्कलोड कहा जा रहा है, ये हो रहा है कि वर्कलोड बहुत है, वर्कलोड बहुत है, बार बार ये बात निकल कर सामने आ रही है, काउंसलिंग या फिर मेंटल हेल्प इन सब की भी रिक्वायरमेंट है कि सेशंस किए जाए, कि काउंसलिंग हो? बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल है, क्योंकि ये ना बिल्कुल अवास्तविक डेडलाइन है जो मैंने जो खुद भी देखी है, पढ़ी है। 20 से 25 दिन, मुझे नहीं लगता 20 से 25 दिन में इतना बड़ा काम हो जाएगा। मैंने जैसे पहले बताया कि टाइमलाइन को बढ़ा देना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए टाइम टू टाइम। इन लोगों को थोड़ा सा हम अगर सेफ रखेंगे तभी हम लोग सेफ रह पाएंगे। और इतनी क्या जल्दी है कि हमें इस काम को 20 से 25 दिन में निपटाना ही है, ऐसा नहीं है। ये लोग भी देखिए इंसान है, तो बढ़ाई ना, ये तो तपोज जी कह रहे टाइमलाइन बढ़ाई गई, 11 तारीख कर दी गई। और अगर 11 तारीख तक भी काम नहीं होता है या लगता है कि नहीं हो पा रहा है या कुछ है तो टाइमलाइन फिर आगे बढ़ाई जाएगी। टारगेट्स को हमें थोड़ा कम करना होगा। जो आज हम 1500 घर की बात कर रहे हैं वो 800 कर दीजिए, थोड़ा सा टाइमलाइन भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, टाइम भी लगेगा, लेकिन या तो फिर बीएलओ की नियुक्ति आप और कर लीजिए कि ताकि प्रेशर कम हो जाए। कुछ तो सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे ना, बजाय कि पैनल पे बैठ करके और ये सब होना चाहिए जो आप कह रहे हैं, और सोल्यूशन प्रोवाइड करना ही होगा और इस मुद्दे को गंभीरता से देखना ही होगा। तपोज जी जरा इस पर विचार विमर्श कीजिएगा, मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। चलिए फिलहाल आप सभी ठीक, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने अपने विचार, अपना अपना पक्ष आपने रखा। तो आज संसद का सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। लेकिन जब डिलीवरी की बात होती है तो बीएलओ किस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं या मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसको विपक्ष इससे जोड़ रहा है कि क्या आप इसे डिलीवरी कह रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या कर रहा है, जैसे मुरादाबाद में सर्वेश सिंह का मामला सामने आया। और यही एक बड़ी वजह है कि ये बहस बड़ी होती जा रही है, जिसका समाधान शायद अभी तो फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा। आज सीधी बात में मेरे साथ बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक नमस्कार।